मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा में आयोजित धन्यवाद कार्यकर्ता सम्मेलन में की शिरकत। दिल्ली में प्रदूषण के लिए हरियाणा को जिम्मेदार बताने पर आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने करनाल में विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। कहा, नए परिसीमन के बाद अलग से होगा हरियाणा का विधानसभा भवन। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अनुसार धान व बाजरा की खरीद के लिए किसानों को अब तक 8,931 करोड़ रुपए का किया गया भुगतान। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा, फसलों की एमएसपी पर हो रही है खरीद। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विभिन्न विभागों में नव नियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र करेंगे वितरित। देश भर में 40 स्थानों पर रोजगार मेले का होगा आयोजन। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा पहुंचे और कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित धन्यवाद सम्मेलन में शिरकत की। सम्मेलन में लाडवा के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि लाडवा की जनता ने उन्हें बड़े मार्जिन के साथ यहां से जितवाने का काम किया है। प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई है। इसी के साथ उन्होंने लाडवा और थानेसर विधानसभा में बनने वाले बाईपास की घोषणा भी की। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने दिल्ली सरकार द्वारा हरियाणा पर प्रदूषण फैलाने के आरोपों पर कहा कि दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया है। केजरीवाल ने कहा था कि यमुना नदी को साफ और स्वच्छ करेंगे, इसके लिए बजट भी आया, लेकिन यमुना नदी साफ नहीं हुई। दिल्ली में फैल रहे प्रदूषण के लिए हरियाणा जिम्मेदार नहीं है। अरविंद केजरीवाल लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मलाई खाता है और मलाई खा के बोलता है, झूठ के पुलंदे खोलता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। उसने पहली बार जब वो दिल्ली के लोगों ने उसको मुख्यमंत्री बनाया था, उसका सबसे पहले बयान ये आया था कि मैं यमुना को क्लीन करूंगा, स्वच्छ करूंगा। सबसे बड़ा पोल्यूशन तो स्वयं केजरीवाल है कि उसको भी वो पूरा नहीं कर पाया। जो यमुना को क्लीन करने की उसने बात की थी, वहीं पर 28 नाले उस यमुना के अंदर आज भी जा रहे हैं। एक भी छोटा सा भी काम नहीं किया, खाली झूठ बोल करके लोगों का पेट भरने का वो काम करता है। लोग अब जान चुके हैं, उसके चेहरे को भी जान चुके हैं, उसका नकाब भी उतर चुका है लोगों के सामने। अब ये जो चुनाव वो दिल्ली के अंदर होगा, ये केजरीवाल का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े मैंडेट के साथ वहां पर सरकार बनाएगी। पिहोवा स्थित सिद्धनाथ बाबा गरीबनाथ मठ में आयोजित संत महासमागम के समापन अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर योगी आदित्यनाथ ने नाथ संप्रदाय की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरस्वती नदी के तट पर प्रसिद्ध धर्मनगरी में आयोजित महासमागम में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा वासियों ने भाजपा की सरकार तीसरी बार बनाई है, इसके लिए वे हरियाणा के लोगों का आभार प्रकट करते हैं। जो प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद जब स्नान करता है तो देश की जिन पवित्र 7 नदियों का स्मरण करता है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी करो गुरु की बात करता है। गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है, यमुना मैया का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है, कावेरी और नर्मदा मैया की भी कृपा हम पर बरसती है, सिंधु भी है। लेकिन जिस एक नदी का स्मरण हर एक मुंह पे होता है और जिसके बगैर वाक देवी की कृपा कभी नहीं बरसती, ऐसी माता सरस्वती के रूप में जाने जाने वाली पवित्र धरा आज सरस्वती नदी के तट पर आज संतों का समागम यहाँ पर उपस्थित है और देवा जैसी पवित्र भूमि पर।
वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भाजपा सरकार ने सभी महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए उनकी जयंती पर राज्य स्तरीय योजना बनाई है। सभी महापुरुषों ने समाज में फैली कुरीतियों को मिटाकर लोगों को एक नई दिशा देने का काम किया है। एक योजना बना करके, संत प्रचार प्रसार समिति बना करके जितने हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे बड़े संतगण हैं, उनके दिवसों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का ये मौका ये पिछले दिनों हमारी सरकार के अंदर लोगों को मिला है। मुझे ये भी खुशी है, चाहे भगवान वाल्मीकि जी की जयंती है और चाहे गुरु रविदास जी महाराज की जयंती है, चाहे महाराणा प्रताप जी की जयंती है और चाहे हमारे यहाँ पर भगवान विश्वकर्मा जी की जयंती है। जितने भी हमारे संत महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने इस देश को एक दिशा देने का काम किया है। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण ने करनाल के जिला सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक की और विकास कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों में किसी तरह की बाधा न आए और सभी प्रोजेक्ट समय पर पूरे हों। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ निपटाया जाए। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अधूरे कार्यों को किस तरह तेजी से आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए प्रशासन को दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत यात्रा के दौरान लिए गए संकल्पों को हमें आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि नया परिसीमन लागू होने के बाद लोकसभा के साथ विधानसभा सीटों पर भी इसका असर पड़ेगा। विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ेगी तो उसी हिसाब से हरियाणा का नया विधानसभा भवन बनेगा। यूटी प्रशासन से हरियाणा सरकार ने स्थान के लिए मांग की है और इसकी औपचारिकताएं पूरी होना बाकी है। अगले समय में होगा और निश्चित रूप से आबादी के हिसाब से सीटें भी बढ़ेंगी, लोकसभा की भी बढ़ेंगी और विधानसभाओं की भी बढ़ेंगी। और जिस प्रकार से पिछले दिनों में नई लोकसभा का निर्माण हुआ है, ये लोकतंत्र का मंदिर है और हमारा प्रयास रहेगा कि हम जल्दी से जल्दी जो हरियाणा की नई विधानसभा का जो भवन है, जो इसको हम तेजी से काम को आगे बढ़ाएंगे ताकि समय सीमा में रहते हुए हम एक नया भवन हरियाणा विधानसभा का वो तैयार कर सके, ताकि आने वाले समय में एक और अच्छे तरीके से जो विधानसभा का है और जितने भी विधायी कार्य हैं वो सुचारू रूप से चल सके। क्योंकि वर्तमान में जो हरियाणा की विधानसभा है उसके अंदर स्पेस बहुत कम है और वहाँ पर जो समितियां हैं, समितियों के लिए भी इस प्रकार की वहाँ पर जगह नहीं है ताकि समितियां भी अपने कार्यों को ठीक तरीके से कर सकें। जो विधानसभा का नया भवन होगा वो बिल्कुल आधुनिक होगा। इसके अलावा उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वे पराली न जलाएं और वातावरण को प्रदूषित होने से बचाएं। पराली जलाना कोई समस्या का समाधान नहीं है, इसके लिए अन्य विकल्प अपनाए जाने चाहिए। हरियाणा में धान और बाजरा की फसलों की खरीद प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार किसानों की फसल के एक एक दाने की एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित की जा रही है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार फसल खरीद का पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में भेज रही है। अब तक धान और बाजरा किसानों को 8,931 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें से 8,084 करोड़ रुपए धान का और 847 करोड़ रुपए बाजरे का किसानों को भुगतान किया जा चुका है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक विभिन्न मंडियों में 45,50,473 मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है, जिसमें से 43,02,418 मीट्रिक टन धान की खरीद एजेंसियों द्वारा एमएसपी पर की जा चुकी है। मंडियों से धान का निरंतर उठान भी सुनिश्चित किया जा रहा है। वहीं अब तक विभिन्न मंडियों में 4,30,193 मीट्रिक टन बाजरा की आवक हो चुकी है, जिसमें से 4,17,771 मीट्रिक टन बाजरा को एमएसपी पर खरीदा भी जा चुका है। प्रवक्ता ने बताया कि इस बार किसानों को फसल बेचने में कोई परेशानी न आए, इसके लिए विभाग ने ऑनलाइन गेट पास की सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। सरकार सामान्य धान के लिए 2,300 रुपए प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ए धान के लिए 2,320 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा पूरी खरीद प्रक्रिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि 17% तक के नमी वाले धान के एक एक दाने की खरीद होनी चाहिए और इस संबंध में यदि किसी की कोई शिकायत मिलती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। हरियाणा राज्य की मंडियों में एमएसपी पर सरकारी खरीद जारी है। वह खरीद का पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। सरकार की एक और नेक पहल के अंतर्गत रबी फसल 2024-25 के हेतु गेहूं के प्रमाणित बीजों पर 1000 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इसके अलावा कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में केंद्र में प्रदेश सरकार ने महिलाओं के हित में अनेक बड़े कदम उठाए हैं। महिलाओं को सशक्त करने के लिए नारी शक्ति वंदन बिल पास हुआ, सुकन्या समृद्धि योजना, निःशुल्क उज्ज्वला गैस, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुद्रा योजना, जनधन आदि जैसी योजनाओं से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं दूसरी ओर सेल्फ हेल्प ग्रुप और ड्रोन दीदी के जरिए भी महिला सशक्तिकरण का कार्य जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप हरियाणा और बढ़ता हुआ हरियाणा को लेकर काम करती रहेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का रत्नावली महोत्सव प्रदेश के गीत, संगीत, कला, संस्कृति को लेकर युवा पीढ़ी को जोड़ने का एक अद्भुत संगम है। हरियाणा प्रदेश हमेशा शाश्वत ज्ञान, परंपरा, संपन्नता और योद्धाओं की वीरता का प्रमुख केंद्र रहा है। वैदिक काल से ही इस प्रदेश की सांस्कृतिक संपन्नता के साक्ष्य उपलब्ध हैं। इस वैदिक काल की संस्कृति और संस्कारों को रत्नावली महोत्सव सहेजने का काम कर रहा है। हरियाणा की सांस्कृतिक विकास यात्रा में इस उत्सव की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। वे आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित 4 दिवसीय राज्य स्तरीय रत्नावली महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि थे। इससे पहले मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री सुभाष सुधा, कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने शिल्प मेले का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दीपावली सहित सभी त्योहारों की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान, कौशल विकास, खेल, कला, संस्कृति सहित सभी क्षेत्रों में देश के अग्रणी विश्वविद्यालयों में से एक है। देश में ऐसे कम ही विश्वविद्यालय हैं जो शिक्षा के साथ साथ अपने क्षेत्र व देश की संस्कृति को सहेजने का काम कर रहे हैं। रत्नावली महोत्सव हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का एक अनूठा प्रयास है। सांस्कृतिक उत्सव में दर्शकों का मनोरंजन करने के साथ साथ हरियाणा की संस्कृति के धरोहर को एक नई पहचान आप लोगों ने दी है। मेरे लिए बड़े गर्व की बात है, मैं आज आप लोगों के बीच में आज इस समापन अवसर के ऊपर मुझे आने का अवसर मिला है और मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 37 वर्षों से इस विश्वविद्यालय में रत्नावली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा की सांस्कृतिक विकास यात्रा में इस उत्सव की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इस महोत्सव में हर वर्ष नई विधाओं से युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हरियाणवी लोक संस्कृति को पुनर्जीवित करने व युवा विद्यार्थियों में अपनी महान विरासत पर गर्व का भाग जगाने में रत्नावली महोत्सव अपनी सार्थक भूमिका निभा रहा है। साहित्य, संगीत व कला का यह अद्भुत संगम है। इस उत्सव में सभी युवा साथियों, सभी विद्यार्थियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज मुझे इस ऑडिटोरियम में हजारों युवाओं के बीच में आकर के खुशी हो रही है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। हरियाणा प्रदेश की ख्याति एक समृद्ध व कृषि प्रधान प्रदेश के रूप में सर्वत्र फैली हुई है।
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज मोहाली में राष्ट्रीय एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया। उस दौरान उन्होंने बिक्र नाबी परिसर में बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर का भी शुभारंभ किया। इस संस्थान के माध्यम से उच्च उपज वाली फसलों के लिए कृषि संसाधनों और टिकाऊ बायोटेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस दौरान अपने संबोधन में केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार के पहले 100 दिनों के लक्ष्य में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को प्राथमिकता दी गई है। भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में से है जिसके पास बायोटेक्नोलॉजी के लिए नीतियां हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बायोटेक्नोलॉजी के प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए ध्यान दे रही है। यह भारत के समृद्ध जैव संसाधनों के अन्वेषण के लिए सही समय है। यह इस दिशा में उठाया गया ऐसा ही एक अद्भुत कदम है। Aspects which are absolutely essential, which can't wait for the elections to happen. But there too, we found a slot. So you can understand how much importance and how much priority this government has been giving to this sector, which was possibly either unexplored or underexplored by the earlier governments, or did not receive the kind of attention it deserved. And that also, I think, is because of the conscious realization, because we are among the first few countries who have come out with an exclusive policy devoted to or dedicated to biotechnology. And that also, I think, is indicative of the fact that the political dispensation of the country today is deeply conscious of the fact that if we are moving, rising up on economy, as Rajesh was mentioning, we are growing by 7%. We were प्रदेश के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा रोडवेज और राजस्थान रोडवेज के बीच जो विवाद था वो अब हल हो गया है। हरियाणा में आने वाली राजस्थान रोडवेज की बसों का चालान काटा गया था, उसी पर जवाबी कार्रवाई करते हुए राजस्थान में हरियाणा रोडवेज की बसों के चालान किए गए। ये एक मसला बन गया था हरियाणा रोडवेज और राजस्थान रोडवेज के बीच में, और वो सेटल कर लिया गया। अधिकारियों से बात करके वो मामला खत्म हो गया। वहीं दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण पर हरियाणा को जिम्मेदार बताने पर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप पार्टी दिल्ली में स्वयं कुछ नहीं करती, सिर्फ दूसरों पर आरोप लगाती रहती है। अपने असफलताओं को लेकर ये आम आदमी पार्टी का चरित्र बन गया। खुद कुछ करते नहीं। बस 10 साल हो गए तुम्हें दिल्ली में आए, क्यों नहीं यमुना साफ हुई? जो नाले यमुना में गिर रहे हैं उनके ऊपर प्लांट क्यों नहीं लगे? अब ये हरियाणा बताएगा। जितनी यमुना हरियाणा में बहती है, दिल्ली में प्रवेश करने से पहले उसका बीओडी चेक कर लो, और दिल्ली में प्रवेश करने के बाद ओखला तक उसका बीओडी चेक कर लो। पता लग जाएगा कि गंदगी कौन फैला रहा है, हरियाणा फैला रहा है या दिल्ली फैला रही है। अब दिल्ली वालों की गंदगी हम थोड़ा साफ करेंगे, वो तो आम आदमी पार्टी को ही करनी पड़ेगी। इसके अलावा परिवहन मंत्री ने बताया कि अंबाला कैंट के बस स्टैंड के रिपेयर के लिए 93 लाख रुपए की मंजूरी हो गई है। अब अंबाला कैंट के बस अड्डे के विकास को नया रूप दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नव नियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रोजगार मेला पूरे देश के 40 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवा विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में केंद्र सरकार के पदों पर नियुक्त होंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने के प्रति प्रधानमंत्री की वचनबद्धता को दर्शाता है। यह मेला राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए रोजगार के अवसरों के साथ साथ युवाओं को सशक्त बनाएगा। नव नियुक्त युवाओं को आई गोट कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के जरिए बुनियादी प्रशिक्षण लेने का अवसर भी मिलेगा। इस पोर्टल पर 1400 से अधिक ई लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। ये पाठ्यक्रम युवाओं को अपना कार्य प्रभावशाली तरीके से करने के लिए आवश्यक कौशल सिखाने और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में कार्य करने के लिए तैयार करेंगे। हिसार में आयोजित आंगनवाड़ी कम
क्रचेज अंडर पालना योजना के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज समापन हुआ। इसमें हिसार, फतेहाबाद और जींद की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। प्रशिक्षकों ने बताया कि कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को बताया गया है कि क्रचेज में बच्चों की देखभाल कैसे करनी है। यह नीति अपनाने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना था, जिससे अन्य राज्यों ने भी प्रेरणा ली है। प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों में अभी तक 210 क्रचेज सफलतापूर्वक चलाई जा रही हैं। और यहाँ पर लाइजनिंग करना और महिलाओं को और संवर्धन करना, उनकी क्षमताओं को बढ़ाना और कामकाजी महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण मिल सके, जिससे बच्चे को वो आंगनवाड़ी कम क्रैच में छोड़कर निश्चिंत होकर काम पे जा सके। तो इस मुहिम में हरियाणा गवर्नमेंट और मोबाइल क्रैशेस के कार्यकर्ता होने के नाते मैं इसमें अग्रसर हूँ। और ये 21 अक्टूबर से लेके 28 अक्टूबर तक की एक 8 दिन का टाइम था, जिसमें हमने यहाँ पे जितने हमारे वर्कर्स आए थे 37 वर्कर्स थे, इनके साथ हमने उनकी कैपेसिटी को बिल्ड किया है, उनकी क्षमता वर्धन की है कि वो जब अपने आंगनवाड़ी कम क्रैशेज में जब जाएंगे तो वो बच्चों के साथ अच्छे से 9 बजे से लेके 5 बजे तक जो भी बच्चों के साथ हम ज़रूरतों की बात करते हैं या उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो अच्छे से बच्चों के साथ कर पाए। 8 मार्च 2021 को जो हमारे हरियाणा के जो सीएम हैं उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था उसमें हम 500 क्रैश खोलेंगे और उसमें से यदि हम अभी बात करें तो करंट में हमारे जो हरियाणा के जो अलग अलग राज्य में जो डिस्ट्रिक्ट में जो क्रैश चल रहे हैं वो 210 अभी तक चल रहे हैं जो रनिंग में हैं और जो 9 से 5 चल रहे हैं। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि अब तक हम 3 से 6 साल तक के बच्चों को राशन व अनौपचारिक शिक्षा देते आ रहे थे। अब हमें क्रच योजना के तहत 7 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चों को भी शामिल करना है। हमें इन बच्चों की क्रच में देखभाल करने संबंधी सभी जानकारियां दी गई हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में बहुत कुछ सीखने को मिला है। प्रदेश सरकार की यह बहुत अच्छी योजना है और इसे हर राज्य में शुरू करना चाहिए। राशन दे रहे थे, अनौपचारिक शिक्षा दे रहे थे, इसके साथ साथ अब हमने 7 महीने से और 3 साल के बच्चे और ऐड करने हैं और उन बच्चों को 9 बजे से और 5 बजे तक हमने वहाँ रखना है। उनको टाइम पर नाश्ता है, जैसे खाना है, उनको खिलाना है, उनकी जो गतिविधियाँ हमने करवानी है बच्चे का चहुमुखी विकास करने के लिए। ये जो ट्रेनिंग दी गई है वाकई बहुत अच्छी दी गई है, बच्चों के विकास पे, बच्चों की ज़रूरतों पे, बच्चों के हर टाइप के वो मतलब कि बच्चा अच्छी ग्रोथ कर सके, बच्चे की डाइट पे, तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई। ये प्रदेश सरकार की ये योजना है वो बहुत अच्छी योजना है। शारीरिक विकास किस तरह से किया जा सकता है बच्चे के लिए, जो उनके चरण है, जो भी जितने भी पहलू हैं उन सब के बारे में बताया। जैसे हमें कुछ चरणों के बारे में ज्ञात नहीं था, वो यहाँ पे हमें आकर पता चला। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत के पास बहुत जल्द विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क होगा। गांधीनगर के महात्मा गांधी में 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन के समापन समारोह को संबोधित करते हुए मनोहर लाल ने सतत और उचित सार्वजनिक परिवहन के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने सतत और एकीकृत शहरी यातायात सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पिछले 10 वर्षों के दौरान देश में 725 किलोमीटर से अधिक दूरी के मेट्रो नेटवर्क कार्यान्वित किए गए हैं और 974 किलोमीटर के अन्य मेट्रो नेटवर्क निर्माण कार्य जारी है। यह कार्यक्रम के दौरान शहरी परिवहन में श्रेष्ठ कार्य प्रणाली की परियोजना का पुरस्कार 9 विभिन्न वर्गों में राज्य और शहर के अधिकारियों को दिए गए। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में शहरी गतिशीलता की विभिन्न शहरी परिवहन समाधान के मानकीकरण और शहरी गतिशीलता के विभिन्न मार्गों के एकीकरण पर चर्चा हुई। प्रदेश सरकार द्वारा प्रॉपर्टी आईडी, विकास शुल्क, फैमिली आईडी व अन्य योजनाओं से संबंधित योजनाओं के समस्याओं के निपटान हेतु समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सिरसा जिला नगर परिषद के ईओ अत्तर सिंह ने बताया कि समाधान शिविर में अब तक आई कुल समस्याओं में से 50% समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। इन शिविरों के माध्यम से आमजन की सभी समस्याओं का एक ही छत के नीचे निपटान किया जा सका है। मौके पर कर देते हैं और नहीं तो उसमें तकरीबन ज़्यादातर डिमांड आती हैं और डिमांड को संबंधित अधिकारी के साथ जोड़ दिया जाता है
और जो भी कंप्लेनेंट आता है उसको उस अधिकारी का नंबर प्रोवाइड करवा दिया जाता है ताकि उससे संपर्क करे और बार बार यहाँ ना आए, और डिमांड के लिए उसको टाइमलाइन दे दी जाती है, इतने दिन में उसकी डिमांड पूरी कर दी जाए। अब तक कितनी आई है? अब तक 49 यहाँ कंप्लेंट्स आई हैं, जिसमें से 50% का समाधान कर दिया गया 7,000। ज़्यादातर कोशिश करते हैं? ज़्यादातर डिमांड आती है, इसमें कुछ प्रॉपर्टी की आती हैं वो साथ के साथ करते हैं, कोई डिमांड आती है उसमें टाइमलाइन दे देते हैं। वहीं अंकित ने बताया कि वे 6 महीने से कार्यालय के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन अब समाधान शिविर में आने से उनकी समस्या तुरंत हल हो गई है। मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि इन शिविरों का लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। मेरा काम 6 महीने से मैं फिर रहा था, तो आज आया तो मेरा काम 2 मिनट में हुआ, एक्शन साहब ने 2 मिनट में साइन कर दिए और ईओ साहब ने भी मेरा काम कर दिया, तो ये बहुत बढ़िया चल रहा है। सरकार के लिए ये काम किया सरकार ने, बहुत बढ़िया किया सरकार। इसका लोगों को बड़ा बेनिफिट हो रहा है, एक ही स्टेज में एक ही कमरे में लोगों का समाधान हो रहा है, और जो पेंडिंग पड़ी कहते हैं सभी अधिकारी कोऑपरेट कर रहे हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है और ईमानदारी से सब काम हो रहा है, बड़ा बहुत बढ़िया। और इसको लंबे टाइम तक चलना चाहिए ताकि लोगों की जो भी समस्या है वो प्रॉपर तरीके से हल हो सके। ये नायब सरकार है और एक्शन में है। जिस तरह हमने 24,000 नौकरियां बिना खर्ची बिना पर्ची दी, उसी तर्ज पे ये समाधान शिविर लगाकर लोगों की जो कंप्लेंटें हैं वो निचले स्तर तक 0 टारगेट लगाकर भ्रष्टाचार खत्म करना है, और बड़े ईमानदारी से काम हो रहे हैं, क्योंकि ईमानदार सीएम है तो अधिकारी भी ईमानदारी से काम करेंगे। हाँ बिल्कुल, सरकार का कोटि कोटि आभार है जिन्होंने निचले स्तर तक जाकर ये काम जारी रखा है। सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज का लक्ष्य हासिल करने के लिए आज से पूरे देश में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 मनाया जा रहा है। इस सप्ताह का विषय राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा की संस्कृति है। यह सप्ताह शासन और जन प्रशासन में पारदर्शिता और नीति की आवश्यकता को लेकर व्यापक संवेदनशीलता सृजित करने के लिए मनाया जाता है। इस सप्ताह की शुरुआत मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बैंकों और अन्य सभी संस्थानों के कर्मचारियों के शपथ ग्रहण के साथ हुई। इस सप्ताह के दौरान भ्रष्ट कार्य प्रणालियों के विरुद्ध जागरूकता का प्रसार करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती सप्ताह के स्मरण में प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और सतर्कता आयुक्त एएस राजीव ने नई दिल्ली के सीवीसी मुख्यालय में अधिकारियों को शपथ दिलाई। आयोग ने नीतियों और सत्यनिष्ठा के महत्व के संबंध में व्यापक जागरूकता सृजित करने और सभी हितधारकों को इसमें शामिल करके सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के प्रति सतर्कता जागरूकता सप्ताह की प्रतिबद्धता की पुष्टि का उल्लेख किया है। स्पेन के प्रधानमंत्री भारत के दौरे पर हैं। इस दौरान बड़ोदरा स्थित लक्ष्मी विलास पैलेस में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्पेन के साथ भारत के संबंध डिफेंस, फार्मा, आईटी सहित नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अहम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक शांति की दिशा में दोनों देशों की भूमिका अहम है। प्लांट के उद्घाटन के साथ साझेदारी के एक नए अध्याय की शुरुआत भी हुई है। एक्सेलेंसी, हमारी साझेदारी सदियों पुरानी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसी वैल्यूज में साझा विश्वास हम दोनों को जोड़ता है। इकोनॉमी, डिफेंस, फार्मा, आईटी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कई क्षेत्रों में हमारा मजबूत सहयोग है और हम दोनों। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने कहा कि उनकी भारत यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि निवेश, रेलवे, सांस्कृतिक आदान प्रदान में दोनों देश और भी ज्यादा सहयोग बढ़ाएंगे। दोनों ही नेताओं ने एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल से भी इस दौरान मुलाकात की। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने टाटा एयरक्राफ्ट का उद्घाटन किया। यह सेंटर भारतीय सेना के लिए विमानों का निर्माण करेगा। इसमें बनने वाले C-295 विमान भारतीय सेना के लिए मालवाहक के तौर पर कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री ने एयरक्राफ्ट निर्माण कॉम्प्लेक्स निर्माण संबंधी प्रदर्शनी भी देखी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भविष्य में निर्माण सेंटरशिप सैन्य विमानों के निर्माण तक ही नहीं
बल्कि यात्री विमान के निर्माण को भी दिशा देगा। और समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।